हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लिंक क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 के बच्चों के लिए सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है कल, उसके लिए। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और इसको याद कर लेना है ताकि इनमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको तुरंत बच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न आपका रहेगा जिसमें आपका वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे 1 से लेकर 10 तक के। ठीक है, इसके बाद आपका जो 11 से लेकर 20 तक के रहेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 21 से लेकर 24 तक के जो है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए वैकल्पिक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण विश्व में प्रचलित संवत है। ऑप्शन दिए विक्रम संवत, संघ संवत, हिजरी संवत या फिर ईस्वी संवत। तो सही आंसर क्या है आपका, द नंबर का है ईस्वी संवत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आज से लगभग 10,000 साल पहले के समय को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग या फिर आधुनिक युग। तो क्या कहलाएगा आपका, नव पाषाण युग कहलाएगा। ठीक है, सा नंबर का जगह 10,000 पहले जो है उसको समय क्या बोलते हैं, नव पाषाण युग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए जो ग्रंथ खालिस्तान के बाद रचे गए वे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो ऑप्शन सही क्या जाएगा आपका, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रंथ क्या है उत्तर वैदिक ग्रंथ के पहले रचे गए हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋग्वेद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से प्रवर्तक थे। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के कौन से प्रवर्तक है। तो ऑप्शन दिए 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं। सही आंसर क्या जाएगा आपका, 24वीं प्रवर्तक की। ठीक है, जैन धर्म के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखन महान विद्वान खालिस्तान है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है महान विद्वान खालिस्तान है। तो ऑप्शन दिए है विशाखादत्त, सोमदेव, पाणिनि या फिर कौटिल्य। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, द नंबर का इसमें कौटिल्य जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है जो महान विद्वान लेखक कौन है, कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्या है, प्रशस्ति का अर्थ खालिस्तान होता है। तो ऑप्शन दी आपका पोशाक होता है, परिणाम, परिवर्तन या फिर प्रशंसा। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है। द नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान खालिस्तान उत्तरी अक्षांश है। इसमें ऑप्शन दी है 27.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री। ठीक है, 28.5, 29.5 डिग्री और 30.5। तो सही आंसर क्या होगा, 28.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो अक्षांश हो जाएगा ये कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 28.5 आपका अक्षांश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। क्वेश्चन दिया है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं ध्रुवों के, विषुवत रेखा के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के। सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। ठीक है, शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक है। ऑप्शन दिए हैं दूरी, दिशा, प्रतीक या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या जाएगा, तीनों चीज आएगी, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूरी, दिशा और प्रतीक ये सभी क्या है, मानचित्र के घटक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दाल, इडली, सांभर और डोसा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य दाल, इडली, सांभर, डोसा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको सभी को पता है ना। तो ऑप्शन दिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपको, द नंबर का तमिलनाडु जाएगा। ठीक है, जहाँ पे क्या है इडली वगैरह, सांभर, डोसा ये सब चलता है ना। चलिए अब ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये आपके जो है 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन पहले देखें, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। ठीक है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, पांडुलिपियां प्रायः नरम सतह से जैसे ताड़ के पत्ते, भुर्ज वृक्ष की छाल पर हाथ से लिखी जाती हैं, जबकि अभिलेख कठोर सतहों जैसे कि चट्टानों, पत्थर, गुफाओं, खंभों आदि की दीवारों पर लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते रहते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, देखिए आंसर, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे। ठीक है, जो शिकारी है वो भोजन संग्रह वाले बर्तन नहीं बनाते हैं, क्योंकि भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। वे इतना अधिक भोजन संग्रह नहीं करते थे जिससे उन्हें भोजन के संग्रहण के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़े। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखें, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। ठीक है, राजा द्वारा खाना खाने से पहले जो खास नौकर थे उसको क्यों चखते थे। तो उसका आंसर क्या जाएगा, राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए राजा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखता था, ताकि अगर उसमें अगर कुछ जहर हो या फिर विषैली कोई चीज मिली हो तो उससे उसकी पहले नौकर की पहली मृत्यु जाए और राजा बच जाए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? ठीक है, तो अब क्या आंसर है इसका? ग्रामवासी राजा के लिए दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे। वे राजा को जानवरों के लिए चारा भी देते थे। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ग्लोब क्या है? ग्लोब का आंसर क्या लिखेंगे? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उन्हें उसकी उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देखो देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। प्रधान दिग्बंधु कौन कौन से हैं? ठीक है, प्रधान दिग्बंधु कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या है? 4 मुख्य दिशाएं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम दिशा को प्रधान दिग्बंधु कहा जाता है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखें। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्यों? लक्षद्वीप को क्या है? प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्यों? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्रवाल या छोटे समुद्री जीवों के कंकाल से हुआ है। यह जीव अपने मरने वाले इस साथियों को, कंकालों के ऊपर अपनी वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और द्वीपों का रूप ले लेते हैं, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, यह जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखें। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? ठीक है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों को कैसे भेदभाव किया? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार ही बदल गया तथा गाड़ी वालों ने दुगुने पैसे देने पर भी ले जाने का इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को बताइए। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची निम्नलिखित है। पहला तो क्या है? समानता तथा न्याय, पहला जाएगा। दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तीसरा क्या जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अवसर की समानता। और पांचवा क्या हो जाएगा? सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा धर्म का पालन करने एवं उनका विकास करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है या डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो वहां पे ये सब चीजें तत्व जो होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें। वयस्क मताधिकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? समस्त वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, वंश, शिक्षा, संपत्ति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 से लेकर 24 का। ये आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इसके आंसर भी थोड़े पढ़े लिखना है। तो देखें 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? ठीक है, इसका आंसर लिखना है आपको। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कई लोग वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि पहला, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। दूसरा, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। तीसरा, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। और चौथा क्या जाएगा? कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें क्या है। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रयास करने के लिए किन किन बातों का जोर दिया? ठीक है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के लिए किन किन बातों का पर या जोर दिया? इसका आंसर आप कैसे कि बुद्ध ने लोगों को निम्न शिक्षा दी। पहला क्या है? यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा को मुक्ति पा सकते हैं। इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा क्या है? लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी गई। फिर चौथा है, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। ये 4 जो है पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्हें बुद्ध जी ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, जीवित प्राणियों के लिए जो जीवमंडल होता है क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है, जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, देखते हैं क्या है। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप?
खास ज़रूरत वाले बच्चों को समान स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए, यह बात उनकी विशेष ज़रूरत पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर बच्चों को किसी उपकरण की आवश्यकता है और उस उपकरण की सहायता से वह सामान्य तरीके से समझ सकता है तो उसे समान स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, जिससे उसके मन में हीन भावना ना बन पे। ठीक है, लेकिन बच्चों को किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसे अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जहां उनकी ज़रूरतों के अनुसार खास प्रशिक्षित अध्यापक हो जो उनको समझ सके तथा उनकी ज़रूरतों के अनुसार खास सुविधाएं हो जो कि उनकी कठिनाइयों को कम कर सके और उनके आत्मविश्वास भर सके। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये टोटल जो 24 क्वेश्चंस थे आपके पेपर में जैसे इस तरह से आएंगे उस तरह के हमने आपको ये बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा और इनको याद कर लेना है ताकि जो एग्जाम आपका होगा उसमें आपके ये आसानी से बन जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।